नमस्कार भारत, आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल वार में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो है जेईई और नीट एग्जाम का पोस्टपोन ना होना। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण कुमार, अर्नब खन्ना और तवनीत जायसवाल। इन सभी के साथ हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस डिसीजन का भारत के ऊपर। सो इंडिया, लेट्स लिसन। Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's face, full frame on television tonight. Put his picture up full frame on television tonight. Let the people of the country see his face tonight. मीडिया का रहते पाकिस्तान में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और ये है पॉलिटिकल वार। मैं लेकर आ रहा हूं एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो जुड़ा है भारत से, रखेगा भारत की बात और भारत की राजनीति पर उसका असर। हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे तथ्य और उनके जवाब जो बनाएगा भारत को और भी बेहतर। वेलकम टू पॉलिटिकल वार। तो सबसे पहला सवाल मेरा अर्नब आपसे है कि जैसे ही हमें न्यूज़ पता लगी है कि जेईई और नीट एग्जाम्स सुप्रीम कोर्ट ने इनको पोस्टपोन करने से मना कर दिया है, तो स्टूडेंट के बीच में बेसिक रिएक्शन क्या रहा होगा इन सब चीजों से रिलेटेड? तो हार्दिक भाई, सबसे बड़ी बात तो है हर स्टूडेंट को बहुत धक्का लगा होगा। बहुत स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पोस्टपोन कर देगा, पर उन्होंने नहीं करा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने पोस्टपोन ना करने का जो डिसीजन है वो 3 मिनट में ले लिया। हियरिंग शुरू हुई और वहीं पे हियरिंग खत्म हो गई। उन्होंने डिसीजन तो ऐसे लिया है जैसे उन्हें फर्क ही ना पड़ता हो स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में। बस उन्होंने काम निपटाया कि भाई हम नहीं करेंगे पोस्टपोन, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी दिक्कत, तुम देखो तुम कैसे डील करोगे। जो कि बहुत ही इमेच्योर और बहुत ही स्टबर्न डिसीजन लगा मेरे को तो पर्सनली। हाँ, क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस भारत में जब से कोरोना वायरस आया है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो भी फिजिकली नहीं चल रहे हैं, बल्कि डिजिटली किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहे हैं। ठीक है, और वहीं इसी सिचुएशन में जिस समय इंडिया में अभी 29 लाख के आसपास केसेस आ चुके हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसा एक मास लेवल का एग्जामिनेशन कराना कहने में बहुत ज्यादा गलत डिसीजन हो सकता है। और दिक्कतें यहाँ पे बहुत सारी आने वाली, क्योंकि अगर आप जितने भी सैनिटाइजेशन कर लीजिए या फिर आप बोलिए उनको कि आप मास्क पहन के, फिर भी इतना बड़ा क्राउड संभालना, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है कहीं ना कहीं। ये लगता है क्या? ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स हैं। वो अपने आप को और बाकियों को कितना ही बचाएंगे। उनके दिमाग में स्ट्रेस एग्जाम का होगा, उनके दिमाग में स्ट्रेस अपने फ्यूचर का होगा। वो इस बात का भी स्ट्रेस लेके कि भाई हम सब सेफ रहें, हम दूसरों को सेफ रखें। पहली बात तो एग्जाम कैसे दे पाएंगे। दूसरी बात, सेंटर्स हर जगह स्प्रेड हैं। इंडिया में केसेस बढ़ी जा रहे हैं। कल ऑलमोस्ट 70,000 केसेस थे। रोज केसेस बढ़ी जा रहे हैं। कैसे इंश्योर करोगे कि स्टूडेंट सेफ रहे? इतने सारे स्टूडेंट सेंटर में आएंगे, सेंटर प्रिकॉशंस ले सकता है, हाथ सैनिटाइज करा देगा, टेम्परेचर चेक कर लेगा, पर एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में क्या? स्टूडेंट्स को पास में बैठना पड़ेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, उसके बारे में क्या? एक बहुत ही नियर साइटेड डिसीजन इन्होंने लिया है, और ये बस बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट करने वाला है अगर पोस्टपोन नहीं होते ये एग्जाम्स। हमारे साथ प्रवीण भी हैं। प्रवीण इस समय दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक सीओई कर रहे हैं, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम्स इनको प्रवीण दे भी चुके हैं। तो एक बार हम प्रवीण से जानते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन ना होने का क्या मेन रीजन हो सकता है, और अगर पोस्टपोन हो जाता तो कितना ज्यादा बच्चे के करियर के ऊपर असर पड़ता इस डिसीजन की वजह से। हाँ हार्दिक भाई, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं है एग्जाम के लिए, या वो अभी एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। उनको वैसे ही काफ़ी टाइम मिल चुका है। बट मेन बात यही है कि भी जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में डे टू डे कोरोना केसेस काफ़ी ज़्यादा
मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो उस समय के बीच में वो चाहते नहीं है एग्ज़ाम देना भी, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पैक्ट करेगा ये। और ये भी है कि जब इतने स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपको घर से कम्यूट करने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए। जहाँ तक देख सकते हैं, जैसे दिल्ली में अगर आप देख लें तो मेट्रोज अभी चल नहीं रही है, बसेस में लिमिट हो गई है कि आप 20 से ज़्यादा लोग एक बस में या एक सीट छोड़ के बैठने का, तो ऐसे में डे टू डे कम्यूट करना इतना ईजी नहीं है। और एग्ज़ाम के टाइम पे अब स्टूडेंट्स किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, वो एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे या कोरोना के खतरे पे ध्यान दे, कैसे आए जाए उस पर ध्यान दे। तो मेरे हिसाब से तो अभी थोड़े टाइम के लिए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना ज़्यादा ठीक डिसीजन होना चाहिए था। जी बिल्कुल। तरुणेंद्र, मैं आपसे पूछूंगा। तरुण, जैसा कि आप जानते हैं, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली में बेशक रिकवरी रेट कम हो चुका है। हम 3 लोग दिल्ली में बेशक रह रहे हो, लेकिन आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, और मध्य प्रदेश के आसपास बहुत जो दक्षिण पट्टी लगती है भारत की, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, ये जितने भी स्टेट्स हो, चाहे गोवा भी हो, ये जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है। तो कोरोना वायरस और JEE मेंस, इन दोनों का एग्जाम का होना, इन दोनों की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आम जनता के ऊपर? स्टूडेंट्स के ऊपर तो पड़ रहा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट। प्रवीण ने बताया कि अगर स्टूडेंट बेशक प्रिपेयर्ड हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि एग्जाम कंडक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी बल्कि उनकी फैमिलीज को भी प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक जो मतलब फैमिली है उसके ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ेगा इस डिसीजन के लेकर के, एक बार ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक, सही बोला आपने। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और आसपास अपने घट रही घटनाओं को भी देखता हूँ, तो उनमें बहुत सारे ऐसे मजदूरों की कहानी है जो हमारे खासकर मध्य प्रदेश के दक्षिणतम राज्यों से आए हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य हो। वहां से बहुत सारे मजदूर यहाँ पर आए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उनको उनकी निगरानी में लगी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से कहें तो उनकी ठीक तरीके से निगरानी या फिर बिल्कुल संपूर्ण तरीके से निगरानी तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक लॉकडाउन रखा। लेकिन एक संदेश अब हमारे अंदर भी आ चुका है कि गवर्नमेंट तो जितना कर रही है, हमें भी अपनी तरफ से अपना योगदान करना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा हमें खुद की करनी। दूसरी बात जो आपने कही कि इससे सामान्य परिवार पर क्या असर होने वाला है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसा अभी पिछले मेरे दो स्पीकर ने कहा, अभी प्रवीण ने जैसा कि कहा कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, तो अभी जो है बहुत ही चुनिंदा ट्रेनें चलाई गई हैं। उस मद्देनजर अगर हम देखें तो अगर, चूंकि एग्जाम सेंटर्स तो घर के पास में होते नहीं हैं, एग्जाम सेंटर्स में जाने के लिए स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। उसके लिए मुख्यतः लोग या तो अपनी प्राइवेट कार चुनेंगे या फिर ट्रेन चुनेंगे। चूंकि हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है, तो वो लोग प्राइवेट कार अफोर्ड करने में बहुत मुश्किल महसूस करेंगे, इसलिए वो ट्रेन में जाने में ज्यादा सहज समझेंगे। तो इस तरीके से भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का ज्यादा असर है। दूसरी चीज, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में, बाकी सब देशों को छोड़कर अगर हम अपने भारत देश की बात करें, तो हमारे भारत देश में संयुक्त परिवारों की संख्या ज्यादा है, लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो उस मद्देनजर से भी संक्रमण के फैलने का ज्यादा चूंकि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटे बच्चों पर या युवा लोगों पर कोरोना वायरस का संक्रमण उतना ज्यादा नहीं फैलता, लेकिन जब वही स्टूडेंट परीक्षा देके यदि वहां पर उसे कोरोना वायरस हो गया, तो वो घर पर आके अपने उन परिवारजनों को भी संक्रमित करेगा जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको मध्य प्रदेश की एक कहानी बताऊं। अभी 12वीं पास कराने के लिए एक पिता ने अपने बच्चे को लेकर साइकिल में 100 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय की, शायद आप सभी को पता होगा। तो मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज या कम आमदनी वाले लोग ज्यादा हैं, और चूंकि वो बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर और अपने बच्चों के पढ़ाई पर इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे में
यदि परीक्षाएं ना हो, परीक्षाएं स्थगित हो जाएं, पूरा एक साल किसी बच्चे का बर्बाद हो जाए, तो वो उस छोटे से कम आमदनी वाले परिवार पर बहुत ज्यादा असर करेगा। धन्यवाद। प्रवीण, जैसा कि मैंने बताया पहले कि प्रवीण JEE देकर के, प्रवेश परीक्षा देकर के ही अभी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो प्रवीण, हमें ये बताइए कि जो एग्जाम सेंटर होता है JEE या नीट का, यहाँ का एग्जाम सेंटर का माहौल किस तरीके का होता है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें, इन सब चीजों का पालन हो सकता है क्या, अगर प्रशासन ढंग से वहाँ पे करे, जितने भी इंतजाम होते हैं इंतजामात करे, तो वहाँ पे क्या हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग या इन सब तरह की चीजें वहाँ पे पॉसिबल है? हाँ, जैसे हार्दिक आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल तो बिल्कुल है, पर ये है कि कई सेंटर्स जैसे दिल्ली में आप देख ले, कई सेंटर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे वहाँ पे आपको इतनी जगह है कि वहाँ पे अगर काफ़ी बच्चे आए तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए फॉलो करवा सकते हैं। लेकिन कुछ सेंटर्स काफ़ी पुराने हैं जहाँ पे से आप अगर कंप्यूटर सिस्टम भी देख लीजिए, काफ़ी पुराने ढंग के हैं और वहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत है इस चीज़ की कि सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी ढंग से। अर्नब, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा अब की बार। अर्नब देखो, मुझे ये लगता है कि अगर हम पेन पेपर टेस्ट कराएं इसके बदले, ऑनलाइन के बदले, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पे क्या होगा, एक बार आपने सैनिटाइज कर लिया, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम को एक बार सैनिटाइज कर लिया, उसके बाद फिर आपका दूसरा स्लॉट आएगा और वो आकर के वहाँ पे एग्जाम देगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इन केस मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, वो कभी सैनिटाइज नहीं हो पाया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे इशू आया, तो पेन पेपर टेस्ट तो मुझे लगता है कि पेन पेपर टेस्ट अगर हम लोग करेंगे तो वहां पे तो एक ही बार कांटेक्ट होगा, लेकिन क्लोज कांटेक्ट होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सरकार को? ऑनलाइन जो भी अभी एग्जाम चल रहे हैं इनको स्थगित कर देना चाहिए, या फिर अभी ही कंडक्ट करवा लो कि यार कोई बात नहीं, चलो अभी सितंबर आ चुका है, नए बच्चे जो है जिन्होंने 12वीं पास करी है उनको अभी एग्जाम देना है, तो उनको भी उनका करियर स्टार्ट होगा, कॉलेज में आना है, तो क्या करना चाहिए बेसिकली एक अभी इस समय सिचुएशन के टाइम पे हम लोग? हाँ, मैंने ये मानना सही है कि सरकार के लिए भी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, ये उनके लिए आसान नहीं है ये सिचुएशन। पर ये फैक्ट है कि अगर तुम बच्चों को बोलोगे अपने घर से उठ के किसी सेंटर जाने के लिए, तो कांटेक्ट होगा ही होगा। पेन पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन की बात कम है, बात इस चीज की ज्यादा है कि अंदर घुसने में, बाहर निकलने में, लाइनों में लगने में। स्टूडेंट्स जब सेंटर्स के अंदर घुसते हैं उनका चेक होता है कि वो कोई चीटिंग मटेरियल ना लेके जा रहे हो, साथ में सारी चीजें होती हैं, उन्हें साइन करने होता है, रजिस्टर करना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिकली you come into contact with a huge amount of people no matter what. If you go out of your home, तुम में बहुत सारे लोग मिलेंगे और तुम कांटेक्ट में आओगे ही आओगे, उसका तुम कोई इलाज नहीं निकाल सकते। सोल्यूशन क्या है? अब सरकार को ये सिस्टम बनाना चाहिए था किसी तरह कि बच्चे अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से या मोबाइल फोन, स्मार्टफोन से ऑनलाइन एग्जाम दे सके। हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती सरकार को, अपने सर्वर्स बढ़ाने पड़ते, बैक एंड पे बहुत मेहनत करनी पड़ती, ये सच है। पर एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। वो कहते हैं स्टूडेंट्स बैकबोन है हमारी कंट्री की, हमारे फ्यूचर की, तो स्टूडेंट्स की जान बचाना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सरकार को फिलहाल पोस्टपोन करने चाहिए या करने चाहिए थे, बैक एंड बढ़ाना चाहिए था अपना टेक्नोलॉजिकल, ताकि वो एग्जाम्स घर से दिलवा सके स्टूडेंट्स को, और ये मेथड फॉलो करना चाहिए था। अब उन्होंने नहीं करा, तो अब जो रेपरकशंस हैं वो फेस करने पड़ेंगे, और हम फेस कर ही रहे हैं, बिकॉज द ऑल ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स राइट नाउ आर इन एन आउटरीच। ये हमारे सामने ही है। देखो, बात ऐसी है कि अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम को जिस तरीके से आपने बताया कि जो आपने मॉडल बताया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का OBE मॉडल है कि आप अपने घर पे आइए, घर पे आकर के अपना एग्जाम दे दीजिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेसिकली OBE मॉडल है, जिसको मैं बोलूंगा, अगर मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना वहाँ पे भी अर्नब, की अगर हम लोग इस मॉडल की तरफ भी जाए तो उन बच्चों को क्या होगा जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं इंडिया के, जहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, वहाँ पे बेशक 2G चल रहा है, लेकिन 2G की स्पीड थोड़ी सी इम्प्रूव्ड है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाती है कि 2G में भी बच्चा नहीं दे पा रहा है एग्जाम।
और वहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाए, वहां तो 3G इंट्रोड्यूस हुआ है अभी। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अभी ऑप्टिकल फाइबर बिछी है, उसका भी अनावरण किया गया ही है, ठीक है, वहां पे भी मतलब नहीं है उस तरीके की कंडीशन। तो ये मॉडल भी तो ग्राउंड पे इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता ना अंडा, तो ये मॉडल तो कहीं ना कहीं फंस रहा है। इसके बदले फिर एक ही मॉडल बचता है क्या फिर, जो पोस्टपोन करना है एग्जाम का? देखिए, हाँ, आई अग्री कंप्लीटली विद द फैक्ट कि ऑन द ग्राउंड ये मॉडल भी अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स को। रिमोट एरियाज में जो है उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो वो क्या करें अब? आई मीन एक तरफ अगर कोई सोचे तो कह सकता है कि ओके, जो रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स हैं दे कैन गो विजिट लाइक डिजिटल ऑनलाइन कैफेज होते हैं वहां पे, या फिर वो किसी और सेंटर्स में जाके दे दे। बट फिर बात ट्रांसपोर्टेशन की आती है, पैसे खर्चने की आती है। हर जगह से हमें मेजर ब्लॉकेजेस मिल रही हैं, हमें हर्डल्स मिल रहे हैं कि हम उन्हें कैसे पार करा जाए। तो अब फिर बात वही आती है कि एक ऐसा सिस्टम निकालो जो इंक्लूड भी कर पाए और एट द टाइम सेफ भी हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि इस टाइम सेफ्टी नहीं है। अगर केसेस डिक्लाइन कर रहे होते, हमारे केसेस पीक पे पहुंच चुके होते और नीचे आ रहे होते, वी कुड हैव टेकन द रिस्क, ओके हाँ शायद हम रिस्क ले सकते हैं एग्जाम्स का, पर अभी वो भी नहीं हुआ है। तो अगर तो बात यह है कि पोस्टपोन करना फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आगे देखो, वेट करो, 2 हफ्ते वेट करो, महीना वेट करो, अगर कोई चेंज आता है तो फिर एग्जाम देने की सोच सकते हैं। अगर नहीं आता तो एक पॉइंट ऑफ डेस्परेशन आ जाता है कि यार अगर अब एग्जाम नहीं लिए तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, एडमिशन का पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा, आगे का ईयर खराब हो जाएगा। बट राइट नाउ पोस्टपोन करना ऑप्शन है, और वो ऑप्शन अभी के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि we have not even reached our peak yet. We are seeing increasing cases every day. तो अभी बहुत ही हाई रिस्क सिचुएशन है। एटलीस्ट रिस्क को तो कम होने दें, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ पोस्टपोनिंग, कि एटलीस्ट रिस्क तो कम हो, बाकी कुछ होना हो तो। प्रवीण, मैं आपकी तरफ आऊंगा। प्रवीण, 1 साल की बच्चे की तैयारी और फिर एग्जाम का पोस्टपोन हो जाना, डेट बढ़ जाना, बच्चे की मानसिक स्थिति पर कितना ज्यादा इस पे मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंटल सिचुएशन पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस डिसीजन की वजह से? क्योंकि 1 साल की तैयारी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और फिर एक फिक्स डेट ना होना, बात पे पोस्टपोन होते रहना या एग्जाम का कैंसिल हो जाना, तो एक बच्चे के दिमाग पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस पूरे के पूरे डिसीजन का? हाँ ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई एंट्रेंस ही दिया हो, या आपको अपने कॉलेज या स्कूल के एग्जाम देख लीजिए। वहाँ पे भी अगर जब तक आपको पता ना हो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है या किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तब तक उस चीज़ की तैयारी स्टार्ट करने में आपको भी लगता है कि अभी तो इतना टाइम है, अभी तो पता ही नहीं है कि कब से होना है। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि हाँ इस तारीख से ये एग्ज़ाम होना है, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक बच्चे की बात की जाए तो 1 साल की तैयारी, कई बच्चों ने तो जैसे कोटा जाके 3-3 साल 2-2 साल तक की तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर एग्जाम पोस्टपोन हो तो उनको फिर वही लगता है कि अभी तो टाइम है या नहीं है, क्या है, उसी में बच्चा फंस के रह जाता है उन्हीं चीज़ों में। तो बच्चा मतलब यही है कि थोड़ा सा इरिटेट होगा इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक चीज फिक्स नहीं है इसमें। हाँ तरुणेंद्र, मैं जैसा कि तरुणेंद्र हमारी तरफ रिमोट एरियाज का पक्ष बहुत बेहतर तरीके से रख पाएंगे। तरुणेंद्र, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी तो मान जैसे कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम लोग एग्जाम को उन्हीं डेट्स पे कंडक्ट कराएंगे, सितंबर के बीच में। अभी दिक्कत यहाँ पे तरुणेंद्र क्या आ गई है कि JEE और नीट का एग्जाम्स तो हो ही रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ही NTA DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी ले रहा है इन्हीं डेट स्लॉट्स में, और इन्हीं डेट स्लॉट्स के बीच में UPSC का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, दोनों NDA 1 और NDA 2 दोनों एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे जो JEE भी दे रहे हैं और जो NDA का एग्जाम भी दे रहे हैं, अगर इफ इन केस उन दोनों की सिचुएशन में दोनों की डेट्स एक ही दिन पड़ गई, दोनों एग्जाम्स की डेट एक ही दिन पड़ गई, तीनों की मान लीजिए तीनों की पड़ गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BTech IT है, तो तीनों एग्जाम्स की डेट अगर एक ही दिन पड़ गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? फिर उस समय तो नहीं दे पाएगा बच्चा, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा एक रिमोट एरिया का बच्चा जिसके लिए करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरफ जाएगा? बिल्कुल हार्दिक, जैसा कि यदि हम पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों की बात करें
तो चूंकि अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की या एनडीए एग्जामिनेशन की या फिर इन दोनों के क्लैश की, तो जेईई एग्जामिनेशन और एनडीए के डेट के बीच क्लैश हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन की, और उसमें एक पिछड़े छात्र की, एक पिछड़े एरिया के छात्र की जो एडमिशन लेना चाह रहा है। क्योंकि ये जो हमारा पैंडेमिक का काल चल रहा है, ये समय चल रहा है, पहले के मुकाबले अब जो पिछड़े क्षेत्र, चूंकि मैं पिछड़ा क्षेत्र बार बार उपयोग कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक वजह है। क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र का जो बच्चा होता है ना, उनको जो शहरी क्षेत्र के बच्चों के मुकाबले एक जागरूकता कम रहती है। उनको शहरी, चूंकि उनको आगे जाकर कॉलेज, जैसे डीयू में एडमिशन लेना है, तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए उसे दिल्ली में जाना पड़ेगा। दिल्ली में अभी मैं एक न्यूज का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें हरियाणा की एक बच्ची जिसका 99% आया था लगभग, और उसमें न्यूज का हेडिंग क्या था कि कैसे वो हरियाणा की एक गरीब परिवार की बच्ची जिसको किसी तरीके से 1.25 लाख की फंडिंग हो पाई है एडमिशन डीयू में लेने के लिए, वो किस तरीके से अपने आप को उस कल्चर में अकोमोडेट कर पाएगी जहां पर एक तरफ शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं जो कहने का मतलब एक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं जो आजकल के युवाओं में खासकर चलन बन गया है, और दूसरी तरफ वो एक गांव का, एक पिछड़े क्षेत्र का बच्चा जो दिल्ली जैसे शहर में जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है। दूसरी चीज है जो क्लैश हो रहा है डीयू के एंट्रेंस टेस्ट का, एनडीए का और जेई का। तो मेरे हिसाब से इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, तो जो दोनों एग्जामिनेशन के बीच में जो डेट का क्लैश था उसमें, हालांकि जैसा मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, लेकिन अभी भी सरकार के हाथों में फैसला है। सरकार इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर सकती है। हालांकि इसके पीछे हम अगर एक और दृष्टि से देखें तो हम युवाओं के बीच में, खासकर हम आप तो आजकल कॉलेज में आ गए, हम में अनिश्चितता बहुत होती है। अगर हमारे अंदर अनिश्चितता आ गई या फिर एक ऐसी चिंता आ गई जो आने वाले हमारे भविष्य के बारे में अनिश्चितता को दर्शाती है, तो हम बड़े अधीर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे समय में सरकार को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सरकार को, जैसा वो खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ में, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ में कर रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके साथ में एक कनेक्शन बना के रखना चाहिए, एक संबंध बनाकर रखना चाहिए, जिससे बच्चों में हताशा भी नहीं आए, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखें, और जो सरकार को वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन करके कुछ समय बाद में कंडक्ट कराने चाहिए। ये सबसे बेहतर, मेरे विचार से सबसे बेहतर सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी इन्हीं डेट स्लॉट्स में है, और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स भी इस डेट स्लॉट्स में आ रहे हैं, और मेडिकल एग्जाम तो खैर थोड़े दिनों बाद है, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी एग्जाम इन स्लॉट्स में है। और ये साफ साफ पता चल चुका है हम लोगों को कि इस समय एग्जाम कंडक्ट कराना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस बात से मेरे ख्याल से मेरे तीनों वक्ता सहमत होंगे इस समय कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा कि यार, अगर हम लोग अभी एग्जाम नहीं करवाएंगे, ठीक है, साल वैसे बर्बाद हो चुका है। हम लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे मार्च से ही घर में है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन होने से पहले ही स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, पब, मॉल सब कुछ बंद कर दिए थे। तो बात यहाँ पे एक और रखूंगा मैं कि जो ये डिसीजन है हमेशा आगे करता रहना, इससे बच्चा, जैसे कि प्रवीण ने बताया कि मेंटली होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उनके साथ, तो फिर अल्टरनेटिव तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो उस केस में करे क्या? फिर 0 ईयर डिक्लेयर करना सही रहेगा क्या? हाँ, सिचुएशन तो बहुत ही बुरी है, मानता हूं मैं कि हमेशा वो आगे करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कितने देर तक घर में कोई बैठा रह सकता है, और बहुत देर से हम बैठे हुए हैं। बाकी देश आगे बढ़ चुके हैं पर हम अभी भी घरों में बैठे हुए हैं अपने, और ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रहा है हर किसी को। तो बात तो सच है कि इफेक्ट बहुत पड़ता है, और आगे डिले करते रहना सही सॉल्यूशन नहीं है। पर
अब सॉल्यूशन क्या है, ये है कि जनता को होप देना थोड़ी सी। आप आओ, बाहर आओ और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करो कि हम इस टाइम खोलने की सोच रहे हैं। और अगर कुछ लोगों ने बात करी फेजेस में खोलने की, कि अगर कॉलेजेस खुलेंगे तो फेज 1 में खुलेंगे, फिर 2, 3, 4 फोर्थ फेज तक पूरी तरह खुल जाएंगे। तो एटलीस्ट कम आउट एंड क्रिएट सम क्लैरिटी अमंग द पीपल कि हम इस टाइम से खोलने की सोच रहे हैं, इन फेजेस में खोलेंगे और इस टाइम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ नॉर्मल तक वापस जाएगी। क्योंकि अभी मेजॉरिटी लोगों को कुछ पता ही नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हाल 3 महीने पहले, 4 महीने पहले था कि पता ही नहीं कि अंत कब आएगा, वही सेम हाल अभी है। और मेरे ख्याल से वो चीज है जो असल में ज्यादा इफेक्ट कर रही है लोगों को। अगर कल मेरे को पता चल जाता है या लोगों को पता चल जाता है कि 2 महीने बाद लाइफ नॉर्मल हो जाएगी या 3 महीने बाद हो जाएगी, तो हमारे पास एक सेट डेट तो है कम से कम कि ठीक है अब से सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो बस मेरे को 1 महीना और इसी तरह चलाना है या 1.5-2 महीने और चलाना है। तो स्टेप first of all, the biggest step and most important step would be giving information, giving hope to people. क्योंकि hope ऐसी चीज है जो अगर इंसान के हाथ में आ गई तो वो फिर किसी भी चीज को संभाल सकता है। They can go through the toughest of times. So I think आके hope देना, clarification देना फिलहाल सबसे important है। और जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक पोस्टपोन या फिर 0 ईयर ही एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जहां पर अभी 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स खोले और 97,000 के आसपास कोरोना वायरस केसेस स्टूडेंट्स के बीच में है। और स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी कुछ इस तरीके की होती है कि वो लोग सिम्टम्स दिखाते नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हो जाते। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर के जो बड़े हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, हमारे घर के छोटे बच्चों को भी असर पड़ेगा। जैसा कि तरुणेंद्र ने बताया कि इंडिया के अंदर बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती है, तो फिर उनके साथ तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें इस सेशन को इस समय खत्म कर देना चाहिए। आप सभी मेरे तीनों वक्ताओं को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तीनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि इस समय JEE मेंस का एग्जाम कराना बेवकूफी से बड़ा स्टेप नहीं होगा। इन एग्जाम्स को आगे पोस्टपोन करना चाहिए और ऐसी जगह पे या तो उस तरीके का हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे सारे बच्चे इजीली पेपर दे सके, या फिर इन पेपर्स को आगे पोस्टपोन करना चाहिए तब तक के लिए जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग हम सभी लोगों को फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @THEEPoliticalWire। ट्विटर पे हमें फॉलो करें @DPoliticalWIR। और फेसबुक पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारा पेज है फेसबुक पे द पॉलिटिकल वायर करके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। और एक आखिरी स्टेटमेंट मैं जरूर लूंगा हमारे तीनों वक्ताओं को लेकर के कि इस सेशन में जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा। सबसे पहले अर्णव। पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें इनवाइट करा इस सेशन के लिए। एंड ऑल आई हैव टू से इज के बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। मेरे को 2 और बहुत ही बढ़िया वक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिले, मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। और मैं बस ये होप करता हूँ कि जो मैंने बोला और जो प्रवीण ने बोला, जो तरुणेंद्र ने बोला और जो हार्दिक ने बोला, उससे भारत के स्टूडेंट्स को, भारत के देशवासियों को थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़ी होप मिलेगी और उन्हें एक ऐसा, और वो हमसे जुड़ेंगे, अपने जैसे उनका ओपिनियन है वैसे ही हमारा है, और वो हमसे जुड़ पाएंगे और हम सारे भारत को साथ में लेके आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। प्रवीण। धन्यवाद हार्दिक, मेरे को सेशन में इनवाइट करने के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे प्रयास के थ्रू किसी को सपोर्ट और मोरल हेल्प मिल सके। बाकी जैसे मेरे बाकी वक्ता और आपने अपने सुझाव दिए, वही सरकार या थोड़े उच्च लेवल तक हमारी बात पहुंच सके तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। तरुणेंद्र, आप बताइए। बिल्कुल, बहुत गौरवान्वित और हर्ष महसूस हुआ कि तुमने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया और हम सभी ने अपने विचार साझा किए और एक साझे निष्कर्ष की ओर निकल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं जियो सावन पर भी आप, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी, स्पॉटिफाई, एंकर,
कास्ट बॉक्स, रेडियो पब्लिक, पॉकेट कास्ट, गूगल पॉडकास्ट पर भी आप हम लोगों को सुन सकते हैं डीप पॉलिटिकल वायर के नाम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी के साथ जुड़ने के लिए।